आज से लगभग 10 साल पहले हमारी दुनिया में ऐसे गेट्स दिखाई देने लगे जो कि एक दूसरी दुनिया से जुड़े हुए थे और इन गेट्स के दूसरी तरफ बहुत शक्तिशाली और खतरनाक प्राणी रहा करते थे जिनका आधा शरीर इंसान का और आधा जानवर का था। ये क्रिएचर्स दूसरी दुनिया से निकलकर हमारी दुनिया के लोगों का शिकार कर रहे थे और इन क्रिएचर्स पर इंसानी हथियारों जैसे बंदूका और ग्रेनेड जैसी चीजों का कोई असर नहीं होता था। लेकिन ऐसे ही अपने लोगों को मरता हुआ देखकर कुछ लोग सामने आए जिन्हें हंटर्स कहा जाने लगा। हर एक हंटर का काम उन दानवों से लड़कर उन्हें खत्म करने का होता है और हर हंटर को एक खास रैंक दी जाती थी। सबसे पावरफुल हंटर को एस रैंक और उसके बाद ए बी सी डी और ई रैंक थी जो कि बाकी के लो लेवल्स वाले हंटर को दी जाती थी। और अगर एक बार किसी हंटर की पावर जाग जाती थी तो उन पावर्स को वापस से बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता था। तो कहानी की शुरुआत एक आइलैंड से होती है जहां पर अजीबोगरीब क्रिएचर्स गेट्स से निकलकर लोगों पर हमला कर रहे थे। पर तभी एस रैंक वाली हंटर्स की टीम वहां पहुंचती है और उन सभी क्रिएचर्स से फाइट करके उन सभी लाल पीले क्रिएचर्स को खत्म कर देती है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें इसके ठीक 3 साल बाद एक सिटी को दिखाया जाता है जहां पर वैसा ही एक गेट दिखता है। और अब हंटर की एक टीम वहां पहुंचती है जिसमें कि कुल 12 मेंबर्स होते हैं। वो सभी लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी वहां पर जिनवू संघ नाम का एक बंदा आता है जो कि उन्हीं की हंटर टीम का एक मेंबर होता है। तभी उनकी टीम का एक हंटर दूसरे हंटर से पूछता है कि ये नया लड़का कौन है, शायद जब मैं यहाँ नहीं था तब इसने टीम ज्वाइन करी है, ये कोई खास हंटर है क्या? सभी लोग इसे ही पूछे जा रहे हैं। तभी वो हंटर उसको बताता है कि ये कोई खास हंटर नहीं है बल्कि इस टीम का ये सबसे कमजोर हंटर है। ये हंटर इतना कमजोर है कि ई रैंक की एक मामूली सी लड़ाई ने भी इसे हॉस्पिटलाइज कर दिया था और तब से इसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर कहा जाता है। लेकिन जिनवू उनकी सभी बातों को सुन लेता है लेकिन वो सोचता है कि ये लोग ठीक ही तो कह रहे हैं, मैं सच में बहुत कमजोर हूँ। उनकी हंटर टीम की मेंबर्स में एक जूही नाम की लड़की भी होती है जो कि आते ही जिनवू पर बरस जाती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते। दरअसल जूही बी रैंक की हीलर होती है जिसका काम फाइट के दौरान हंटर्स की चोटों को हील करना होता है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी उनकी टीम का लीडर वहां आता है और वो सबको इकट्ठा करके उनको स्पीच देने लगता है कि मेरा नाम च्यूल है और तुम्हारी आज की इस रेड का लीडर मैं ही हूँ। वो लीडर उनको बताता है कि इस तहखाने के अंदर कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते और इसीलिए तुम्हें तहखाने के अंदर और भी सतर्क रहना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जिनवू अब काफी ज्यादा घबराया होता है क्योंकि उसके पास वेपन के नाम पर सिर्फ एक चाकू होता है और उसके पास बाकी वेपन्स खरीदने के लिए कोई पैसे नहीं होते। दरअसल जब हंटर्स तहखानों में से निकलने वाले दानवों से लड़कर उन्हें खत्म कर देते हैं तो उन दानवों के पेट में से एक एसेंस स्टोन्स निकलते हैं जो कि बहुत रेयर होते हैं और साथ में बहुत कीमती भी। और हंटर्स इन स्टोन्स को बेचकर अपना गुजारा करते हैं। लेकिन जिनवू ई रैंक का एक मामूली सा हंटर होने की वजह से किसी भी दानव को नहीं मार पाता था और इसीलिए उसके पास इतने ही पैसे होते हैं कि वो एक चाकू ही खरीद सके जो कि फाइट के दौरान कभी भी टूट सकता है। और अब वो सभी लोग लीडर के पीछे पीछे गुफा के अंदर चले जाते हैं और अब गुफा के अंदर उन हंटर्स और दानवों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और जिनवू उस गुफा के अंदर मौका मिलने पर एक दानव को मार देता है और उससे वो एक एसेंस स्टोन ले लेता है। लेकिन तभी एक और दानव उस पर पीछे से हमला कर देता है और अब जिनवू अपने चाकू से उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसका चाकू बीच में से ही टूट जाता है और अब वो दानव जिनवू के पेट में अपना चाकू घुसा देता है। लेकिन तभी उनकी हंटर टीम का एक मेंबर वहां आकर उस दानव को खत्म कर देता है और अब हम देखते हैं कि जिनवू का घाव काफी ज्यादा गहरा होता है और उसके पेट से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है। लेकिन तभी जूही सही टाइम पर वहां आ जाती है और वो अपने हीलिंग मैजिक से जिनवू के घाव को ठीक कर देती है और वो सभी जिनवू को वहां रेस्ट करने को कहते हैं और वो सभी बाकी के दानवों से फाइट करने लगते हैं। लेकिन अब उनकी टीम का लीडर फाइनली उस गुफा के बॉस को अपने एक ही वार में खत्म कर देता है जिससे वहां पर बाकी सभी हंटर्स खुश हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जूही अभी भी जिनवू को हील ही करी जा रही थी और अब जूही जिनवू से पूछने लगती है कि जिनवू सच सच बताना, तुम अपनी मर्जी से ही हंटर बने हो ना, क्योंकि तुम्हारी चोटों को देखकर तो ये लग रहा है कि तुम जबरदस्ती हंटर बनाए गए हो और अगर ऐसे ही लड़ते लड़ते तुम्हें थोड़ी सी और चोटें लगी होती तो तुम्हारा ऊपर का टिकट कट जाना था। लेकिन जिनवू जूही से कहता है कि कैसी बात कर रही हो जूही, मुझे कौन भला जबरदस्ती हंटर बनाएगा। हालांकि जिनवू झूठ बोल रहा था क्योंकि उसे हंटर बनने का कोई शौक नहीं था, वो बस अपने घर के हालातों को संभालने के लिए हंटर बना था। उसकी मॉम बीमार रहती है और उसे अपनी बहन की पढ़ाई को पूरा करवाना है और इसीलिए उसे हंटर की जॉब को चुनना पड़ा। और अब वो हंटर्स उन डीमंस को लूट कर उस गुफा से बाहर निकलने की तैयारी कर ही रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है इस बार इन डीमन से हमें ज्यादा एसेंस स्टोन्स नहीं मिले, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। लेकिन तभी उनके टीम के एक मेंबर को एक गुफा दिखाई देती है। अरे वाह, एक और गुफा, लगता है इसके अंदर और भी लूट का सामान होगा। वैसे ही मेरे बीबी को चौथा बच्चा होने वाला है और हमारे परिवार को इसकी तैयारी करने के लिए काफी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उनकी टीम का लीडर कहता है कि बिना हंटर एसोसिएशन के आदेश के हमें अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसमें काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। लेकिन उनकी टीम के मेंबर्स उस लीडर को फोर्स करने लगते हैं, ओ कम ऑन, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। और तभी उनकी टीम का लीडर ये डिसाइड करता है कि इस चीज का फैसला हम वोटिंग से लेंगे और जिस साइड ज्यादा वोट आएंगे हम उनकी ही बात मानेंगे। और अब वो सभी आपस में वोटिंग करने लगते हैं लेकिन वोटिंग के स्कोर इक्वल आ जाते हैं और अब बाकी टीम के सभी मेंबर्स ने वोटिंग कर दी थी सिवाय जिनवू को छोड़ के। और अब उनकी टीम का लीडर कहता है क्या सोच रहे हो जिनवू, अब पूरा फैसला तुम्हारे ऊपर है। हालांकि जिनवू गुफा के अंदर जाने से डर रहा होता है लेकिन फिर जिनवू सोचता है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए ये खतरा उठाना ही पड़ेगा और जिनवू अपना वोट हाँ में दे देता है और सभी लोग उस गुफा के अंदर चले
जाते हैं और अब उस गुफा के अंदर चलते चलते वो लोग काफी आगे आ जाते हैं और अब उनके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा होता है और वो सभी उस दरवाजे को खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं वो ये नोटिस करते हैं कि उनके चारों तरफ नीली रोशनी अपने आप जलने लग जाती है और जब उनके चारों ओर रोशनी होती है तो उन्हें अपने चारों तरफ काफी बड़े बड़े पुतले नजर आते हैं और साथ ही में वहां पर एक बहुत बड़ा पुतला होता है जो कि बाकी सभी पुतलों से काफी बड़ा होता है। और तभी उन्हें एक पुतला दिखाई देता है जिसके हाथ में एक किताब होती है और उस किताब में उस तहखाने के बारे में कुछ रूल्स लिखे होते हैं। और अब उनकी टीम का लीडर उन रूल्स को पढ़ने लगता है जिनमें कि पहला रूल होता है देवता का सम्मान करो, दूसरा रूल होता है उसकी तारीफ करो और तीसरा रूल होता है अपनी भक्ति को साबित करो। लेकिन तभी जूही जिन्वो को बाजू से पकड़ती है और उस मूर्ति की तरफ इशारा करती है और वो जिन्वो को बताने लगती है कि इस मूर्ति की आंखें हिल रही हैं। मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा जिन्वो, ऐसा लग रहा है कि ये मूर्ति हमें ही देख रही है जिन्वो। और तभी वहां पर बहुत तेज धमाके की आवाज आती है और हम देखते हैं कि उस तहखाने का दरवाजा बंद हो जाता है। अरे नहीं, क्या अब हम लोग यहाँ पर हमेशा के लिए फंस गए हैं? ये काफी डरावना है। लेकिन उनमें से एक बंदा उस तहखाने से बाहर जाने लगता है और वो जैसे ही दरवाजे को छूता है एक मूर्ति जिसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है वो हिलने लगती है और वो मूर्ति अपनी कुल्हाड़ी से उस बंदे की तरफ वार करती है जिससे वो बंदा 2 पीसेज में बढ़ जाता है। ये सब कुछ देखकर वहाँ सभी लोग डर जाते हैं और वो सभी चिल्लाने लगते हैं। वो सभी लोग अब यही सोच रहे होते हैं कि अब उनमें से यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। और तभी वहाँ पर एक सबसे बड़ी मूर्ति होती है जिसकी आंखों से आग निकलने लगती है और वो मूर्ति उन सभी पर आग उगलने लगती है जिससे उनकी टीम के आधे हंटर्स वहीं खत्म हो जाते हैं और सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बचते हैं। ये सब कुछ जूही देख ही नहीं पा रही थी और वो बिल्कुल सदमे में ही चली गई थी। जिन्वो भी ये सोच रहा होता है कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है। मैंने काफी मिशंस देखे हैं लेकिन आज तक मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी मिशन नहीं आया। मैंने अपने सामने एक डी रैंक के हंटर को कटते देखा, तो क्या इसका मतलब है क्या हम में से आज कोई भी नहीं बचेगा? तभी उनकी टीम का लीडर उनको कहता है कि कोई भी अपनी जगह से मत हिलना वरना ये सबको मार देगा। और तभी जिन्वो अपने टीम लीडर के हाथ को देखता है जो कि उनके शरीर से बिल्कुल अलग हो गया था। जिन्वो अपने टीम लीडर से पूछता है आपका हाथ कट गया है। लेकिन उनका टीम लीडर कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने लोगों को इससे भी बुरी हालत में देखा है। और वो जिन्वो को अपने हाथ पर पट्टी बांधने को कहता है ताकि उसके हाथ से निकलता हुआ खून रुक सके। उनकी टीम का लीडर कहता है कि हमें मिलकर इसका कोई प्लान निकालना ही होगा। लेकिन तभी उनकी टीम का एक और मेंबर जिसके पास बहुत तेज भागने की एबिलिटी होती है वो कहने लगता है कि बस बहुत हो गया, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता, मैं यहाँ से इतना तेज भागूंगा कि ये मुझे देख ही नहीं पाएगा। और अब उनकी टीम का वो बंदा पूरा जोर लगाकर वहां से भागता है लेकिन तभी वो बड़ी वाली मूर्ति उसे 1 सेकंड से भी कम टाइम में जलाकर वहां खत्म कर देती है और वहां सिर्फ उसके पैर ही बचते हैं। और एक बात तो साफ हो गई थी, उनको ये पता चल चुका था कि ये चाहे तो हमें एक साथ मार सकता है लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा। और तभी जिन्वो को वो मूर्ति पर लगे हुए 3 रूल्स याद आते हैं जिनमें पहला रूल था देवता का सम्मान करो। और कुछ सोचकर जिन्वो अपनी हंटर टीम के सभी मेंबर्स को उस मूर्ति के आगे झुकने को कहता है। वो सबको बताता है कि इस तहखाने के अपने नियम हैं और अगर हमें जिंदा बचना है तो हमें इस तहखाने के नियमों को मानना ही पड़ेगा। और अब जिन्वो जैसा कहता है वो सभी मेंबर्स वैसे ही उस मूर्ति के आगे झुक जाते हैं जिससे वो मूर्ति की आंखें शांत हो जाती हैं। और अब हम देखते हैं कि वो मूर्ति बहुत खुश होती है और वो बहुत ही एक घिनौनी सी स्माइल करती है जिससे वहां पर सभी लोग डर जाते हैं। ये कितना घिनौना है यार, ये मैं तो इसे देख भी नहीं पा रहा। और तभी वो सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो मूर्ति अब उन पर हमला नहीं कर रही थी। इसका मतलब है कि हम अब घर जा सकते हैं। लेकिन जिन्वो कहता है कि नहीं, अभी भी 2 रूल्स बचे हुए हैं। और जिन्वो के ये कहते ही वो मूर्ति अपनी जगह से हिलने लगती है और वो उन सभी के सामने खड़ी हो जाती है और वो मूर्ति उन सभी को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी जिन्वो कहने लगता है कि दूसरा रूल क्या था, हमें देवता की तारीफ करनी होगी। लेकिन तभी उनकी टीम में एक ऐसा मेंबर भी होता है जिसको सभी संस्कृतियों की नॉलेज होती है और वो कहता है कि शायद मैं जानता हूँ देवता की तारीफ कैसी करनी चाहिए। और वो हाथ जोड़कर देवता के सामने प्रार्थना करने लगता है, यानी कि उस मूर्ति के सामने बैठ जाता है। लेकिन वो मूर्ति इससे भी नहीं रुकती और वो स्टैच्यू देखते ही देखते उस मेंबर को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। इससे उन सभी को ये पता चल जाता है कि हमें देवता को खुश करने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। और अब वो सभी उस स्टैच्यू से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा एक पहरेदार के पीछे जाकर छुप जाता है इस उम्मीद में कि अब वो मूर्ति उसे नहीं मार पाएगी। लेकिन जिस पहरेदार के पीछे वो छुपा था उस पहरेदार की मूर्ति उसको बीच में से चीर देती है जिससे वो वहीं खत्म हो जाता है। तभी जिन्वो अपने आसपास सभी स्टैच्यूज को गौर से देखता है। कईयों के हाथ में तलवारें होती हैं तो कईयों के हाथ में कुल्हाड़ियां होती हैं, लेकिन कुछ मूर्तियां ऐसी भी होती हैं जिनके हाथ में बाजे और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और तभी जिन्वो कुछ सोचकर उन सभी को इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैच्यूज के पास जाने को कहता है, यानी कि देवता की तारीफ करने का सिर्फ यही एक रास्ता है। और जैसे ही वो सभी इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्तियों के पास पहुंचते हैं वो इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्तियां बजने लगती हैं। और अब जिन्वो और जूही भी एक मूर्ति के पास खड़े होते हैं लेकिन उस मूर्ति के इंस्ट्रूमेंट्स बज ही नहीं रहे होते हैं। जिन्वो सोचता है कि शायद हम 2 हैं इसीलिए ये इंस्ट्रूमेंट नहीं बज रहा है। और अब जिन्वो जैसे ही दूसरी इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति की तरफ भागने लगता है तो वो बड़ी वाली मूर्ति जिन्वो के पीछे पड़ जाती है और वो जिन्वो के ऊपर पैर रखने ही वाली होती है। लेकिन जिन्वो सही टाइम पर वहां से हट जाता है और जिन्वो अब वहां से हटकर दूसरी मूर्ति के पास पहुंच जाता है। लेकिन तभी दूसरी मूर्ति के हाथ में भी हथियार होता है और वो दूसरी मूर्ति जिसके हाथ में हथियार होता है वो जिन्वो के पैर को उसके शरीर से अलग कर देती है। लेकिन अब जिन्वो
जिन्वू हार नहीं मानता और वो किसी तरह से रेंगता रेंगता उस इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति के पास पहुंच जाता है। और अब फाइनली जिन्वू वाली मूर्ति के भी इंस्ट्रूमेंट्स बजने लगते हैं। इसका मतलब है अब वो सभी सेफ हैं और वो देवता की मूर्ति भी चुपचाप अपने सिंहासन पर जाकर बैठ जाती है। और अब सभी लोग भागकर जिन्वू के पास आते हैं तो वो सभी देखते हैं कि जिन्वू का पैर अलग हो चुका है। और जूही उसके पास रोती रोती आती है और वो उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपने हीलिंग मैजिक से तुम्हारा पैर फिर से जोड़ दूंगी जिन्वू। लेकिन जूही ने अपने हीलिंग मैजिक का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था कि उसकी इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए थे और इसीलिए अपना हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करते हुए उसके मुंह से खून आ रहा था। और अब हम तहखाने के आसपास का मंजर देखते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी टीम के मेंबर्स लाशें बनकर चारों ओर पड़े हुए थे। और अब वो सभी इसका जिम्मेदार उस टीम लीडर को ठहराने लगते हैं कि तुम ही ने लास्ट फैसला लिया था कि हमें इस तहखाने के अंदर जाना चाहिए। लेकिन उनकी टीम में से एक मेंबर कहता है कि बोलो मत, हमने खुद वोटिंग करी थी, इसमें हमारे टीम लीडर की भी कोई गलती नहीं है। लेकिन जिन्वू उनसे कहता है कि ये बहस करने का टाइम नहीं है, अभी भी इस तहखाने का तीसरा नियम बाकी है। और तभी वो मूर्ति अपना हाथ ऊपर करती है मानो कि वो कोई आदेश दे रही हो। और तभी उनकी आंखों के सामने जमीन में से एक बलिस्तान निकलता है, जिसका मतलब है उनमें से किसी एक को वहां पर अपनी बलि देनी होगी। ये देखकर वो सभी घबरा जाते हैं, लेकिन उनके टीम में से एक मेंबर उनके लीडर पर ही तलवार तान देता है कि हमें बलि के लिए सिर्फ एक बंदा ही तो चाहिए, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। और अब उनका टीम लीडर उनकी बात को मान लेता है और वो खुद की बलि देने को तैयार हो जाता है। और वो टीम लीडर जैसे ही उस बलिस्तान के अंदर जाता है तो वहां पर चारों ओर आग जलने लग जाती है। और अब जिन्वू पास में खड़े हुए दो लोगों से कहता है, क्या तुम मुझे उस बलिस्तान के पास में ले चलोगे? मुझे उस बलिस्तान को गौर से देखना है। और अब जैसे ही वो तीनों उस बलिस्तान के अंदर चले जाते हैं तो वहां पर 3 और लाइट्स ग्लो हो जाती हैं। और अब जैसे ही बाकी के बचे हुए 2 मेंबर्स भी उस बलिस्तान के अंदर आ जाते हैं तो वहां चारों तरफ नीली रोशनियां जलने लग जाती हैं और उनके चारों तरफ जो पहरेदारों की मूर्तियां होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और वो उनको मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगती हैं, जिससे सभी वहां पर घबरा जाते हैं। लेकिन जिन्वू उनसे कहता है कि घबराओ मत, हमें सिर्फ इन मूर्तियों की आंखों की तरफ देखना होगा, इससे वो मूर्तियां हमारी तरफ नहीं बढ़ेंगी। और ये जो तुम नीली रोशनियां देख रहे हो ये सिर्फ एक टाइमर की तरह है और जैसे ही ये टाइमर बंद हो जाएगा इस तहखाने का देवता हमें यहाँ से जाने देगा। लेकिन उन लोगों को जिन्वू की इस बात पर विश्वास ही नहीं होता और वो लोग कहने लगते हैं कि इस टाइमर के खत्म होने के बाद अगर इस तहखाने के देवते ने हमें मार दिया फिर हम अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकते, हमारा भी एक परिवार है और हमें घर वापस लौटना है। और ये कहकर वो दोनों बंदे जिन्होंने जिन्वू को उठाया होता है वो जिन्वू को वहीं फेंक कर वहां से भाग जाते हैं। और अब जिन्वू बचे हुए लोगों से कहने लगता है कि हम अगर यहाँ से चले गए तो सब बर्बाद हो जाएगा और हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मेरी बात को मानो, ये नीली रोशनियां एक टाइमर की तरह है और जैसे ही ये टाइमर खत्म हो जाएगा ये मूर्तियां हमें यहाँ से जाने देंगी। लेकिन उनकी टीम का एक और बंदा जिसको अभी भी उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और वो भी वहां से भाग खड़ा होता है। और अब उस तहखाने में सिर्फ 3 बंदे बचे होते हैं, जिन्वू, जूही और वो टीम लीडर। तभी वो टीम लीडर जूही से कहता है कि जूही तुम जिन्वू को यहाँ से लेकर चले जाओ, तुम्हें अभी अपनी जिंदगी में काफी कुछ देखना है। लेकिन हम देखते हैं कि जूही ने अपने हीलिंग मैजिक का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर दिया था और इसीलिए अब उससे अपनी जगह से हिला भी नहीं जा रहा था। और तभी जिन्वू कहने लगता है कि आप जूही को लेकर इस तहखाने से बाहर चले जाइए। पहले तो वो टीम लीडर ऐसा करने से मना करता है लेकिन जिन्वू बार बार जिद करने लगता है और जिन्वू जूही को अपना वही एसेंस स्टोन देता है जो उसने पिछली फाइट से जीता था। और वो जूही से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बाहर खाना खिलाने के लिए वादा किया था लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो वादा अधूरा ही रह जाएगा। ये लो मेरा एसेंस स्टोन, तुम मेरी तरफ से बाहर जाकर खाना खा लेना और अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। और अब वो टीम लीडर जूही के गर्दन पर एक वार करके उसको वहीं बेहोश कर देता है और वो टीम लीडर जूही के साथ उस तहखाने से बाहर निकल जाता है। और अब उस तहखाने में सिर्फ जिन्वू ही बचा था और अब वो मूर्तियां उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन अब जिन्वू डिसाइड करता है कि मरना तो मुझे है ही। सभी लोग यहाँ से जान बचाकर भाग गए क्योंकि उनका एक परिवार था, लेकिन आखिरी में मैं बलि का बकरा बन गया। मेरा भी एक परिवार है जो मेरा घर पर वेट कर रहा है। लेकिन उन मूर्तियों को अब अपनी तरफ आते हुए देखकर जिन्वू ये डिसाइड करता है कि मरना तो मुझे अब है ही, तो क्यों ना इन मूर्तियों से लड़कर ही मरा जाए। और अब जिन्वू जैसे ही अपनी तलवार उठाता है उनमें से एक मूर्ति जिन्वू पर बहुत जोर से हमला करती है जिससे जिन्वू का एक हाथ कटकर अलग हो जाता है और वो सारे स्टैच्यूज मिलकर जिन्वू को बहुत गंदी तरह से मारने लगते हैं। और तभी उनमें से एक मूर्ति जिन्वू को अपने भाले पर उठाती है और उसी बलिस्तान पर फेंक देती है। लेकिन अब जिन्वू सोच रहा होता है कि मुझे अभी नहीं मरना, काश मैं थोड़ा और जी पाता, काश मुझे एक सेकंड चांस मिल पाता। और तभी वो मूर्ति जिन्वू की तरफ अपनी कुल्हाड़ी से वार कर देती है जिससे जिन्वू की चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और वो नीली रोशनी भी बुझ जाती है। लेकिन तभी हमें नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें हमारे लिए प्लेयर की तरह खेलना होगा वरना तुम्हारा हार्ट 1 सेकंड से भी कम टाइम में स्टॉप हो जाएगा। और उस नोटिफिकेशन पर खुद ब खुद यस पर क्लिक हो जाता है और उसी वक्त हम देखते हैं कि जिन्वू की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है। पहले तो ये जिन्वू को समझ ही नहीं आ रहा होता कि इसके साथ ये आखिर हो क्या रहा है। लेकिन फिर जिन्वू अपने हाथों और पैरों को चेक करता है तो वो देखता है कि उसके हाथ और पैर पहले की तरह सही सलामत होते हैं और उसके सीने पर भी कोई वार का निशान नहीं होता। क्या मैं कोई सपना देख रहा था? जिन्वू ये सोच ही रहा था। लेकिन तभी हंटर एसोसिएशन का मैनेजर जिन्वू के रूम में आते हैं और वो उस तहखाने में हुई घटना के बारे में जिन्वू को बताने लगते हैं। वो हंटर टीम का मैनेजर जिन्वू को बताने लगता है कि तुम पूरे 3 दिनों से बेहोश थे और अब
अब जिनवू अपने टीम के लीडर और जूही के बारे में पूछता है तो हंटर एसोसिएशन टीम का मैनेजर उसे बताता है कि तुम्हारा लीडर उनका तहखाने में लड़ाई करते करते एक हाथ कट गया था और इस वजह से शायद उन्हें हंटर की जॉब को छोड़ना पड़े, और जूही अभी भी उस तहखाने के सदमे से उबर नहीं पाई है और उसका अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। उस तहखाने में तुम्हारे साथ लगभग 12 लोग गए थे लेकिन वापस सिर्फ 6 ही लोग आ पाए, और ये घटना होने के बाद जब हमारी सबसे काबिल टीम वहां पहुंची तो उस टीम को तुम वहां पर बेहोश पड़े मिले। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वहां ना कोई तहखाना था और ना ही कोई मूर्तियां। लेकिन ये बस मेरा सोचना है कि अगर तुम्हें वहां पर कोई चोट नहीं आई होती तो इस पूरी घटना का शक सिर्फ तुम्हारे ऊपर आता। और अब वो हंटर टीम एसोसिएशन का मैनेजर जिनवू से पूछता है कि क्या तुम्हें अपने अंदर कुछ नई शक्तियों का एहसास हो रहा है। दरअसल मुझे पता है ये एहसास किसी हंटर के लिए सिर्फ एक ही बार होता है और इन शक्तियों को वापस से बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता, लेकिन किसी रेयर केस में इन शक्तियों का एहसास दोबारा भी किया जा सकता है, जिससे किसी हंटर की शक्तियां सबसे लो लेवल से सबसे हाई लेवल तक यानी कि एस रैंक तक जा सकती हैं। और ये सुनकर जिनवू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि कहीं मुझे तो ये शक्तियां नहीं मिल गई। और तभी वो हंटर एसोसिएशन टीम का मैनेजर उसके सामने एक मानामीटर रखता है। मानामीटर का काम किसी भी हंटर के अंदर की शक्तियों के लेवल को पता करने का होता है। और अब जिनवू एक्साइटेड होकर मानामीटर पर अपना हाथ रखता है, लेकिन उसकी शक्तियों का लेवल सिर्फ 2 अंकों का ही होता है। और ये देखकर वो हंटर एसोसिएशन का मैनेजर जिनवू से कहता है कि एक ई लेवल के हंटर का स्कोर भी 70 से ऊपर होता है, लेकिन तुम्हारा स्कोर तो सिर्फ 10 ही दिखा रहा है। और ये कहकर वो मैनेजर वहां से चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि जिनवू के सामने एक नोटिफिकेशन स्क्रीन होती है और जिनवू सोच रहा होता है कि बड़ी हैरानी की बात है, ये मैनेजर जो अभी आए थे इन्होंने मेरे से दुनिया भर के क्वेश्चंस किए, लेकिन उन्होंने इस स्क्रीन के बारे में तो कुछ नहीं पूछा। कहीं ऐसा तो नहीं इस स्क्रीन को मैं ही देख सकता हूँ। और जिनवू उस स्क्रीन को टच करने की कोशिश करता है और स्क्रीन को टच करते ही उसे तहखाने के वही सीन्स याद आने लगते हैं कि किस तरह से वो मूर्तियां उसे बिल्कुल पटक पटक कर बुरी तरह से मार रही थी। और तब उसे याद आता है कि ये नोटिफिकेशन स्क्रीन तो मुझे एक बार पहले भी दिखाई दी, लेकिन तभी उसके कमरे में उसकी बहन आती है जिसका नाम जिना होता है और वो वहां आकर उसे डांटने लगती है कि पता नहीं ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों होता है, पता नहीं सारी मुसीबतें कैसे तुम्हारे ही सिर पर पड़ जाती हैं। लेकिन अब जिनवू अपनी बहन से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे आगे लगी हुई ये नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखाई दे रही है, लेकिन ऑफ कोर्स उसकी बहन को ये नोटिफिकेशन स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही होती है। और उसकी बहन उससे कहने लगती है भैया आप कहीं सिर के बल तो नहीं गिरे, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, लगता है आपके दिमाग का ठीक से चेकअप नहीं हुआ। लेकिन तभी जिनवू अपनी बहन से इनडायरेक्टली ये पूछने लगता है कि तुम तो अक्सर गेम्स खेला करती हो ना, तो मुझे बताओ अगर गेम में कोई नोटिफिकेशन आती है तो हम उस नोटिफिकेशन को कैसे पढ़ते हैं। उसकी बहन उसे बताती है कि ये तो सिंपल है, नोटिफिकेशन को खोलो और उसे पढ़ लो। और तभी जिनवू उस नोटिफिकेशन को खोलने के बारे में सोचता है और तभी उसके सोचने से उस स्क्रीन में वो नोटिफिकेशन अपने आप खुल जाती है और उस स्क्रीन पर लिखा होता है कि ये सिस्टम प्लेयर की हेल्प करने के लिए बनाया गया है ताकि वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर पाए। ये सिस्टम तुम्हें डेली कुछ मिशंस देगा और अगर तुम इन मिशंस को नहीं करोगे तो तुम्हें एक बहुत भयंकर सजा दी जाएगी। और जिनवू के सामने उसका आज का मिशन आ जाता है जिसमें कि कुछ एक्सरसाइजेज और रनिंग को बोला होता है। लेकिन जिनवू सोचता है अरे यार अभी तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, अभी मैं ये सब कैसे करूंगा, एक काम करता हूँ मैं सो ही जाता हूँ, ट्रेनिंग वगैरह बाद में कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ वो हंटर एसोसिएशन टीम का मैनेजर अपने बॉस को फोन कर देता है और वो अपने बॉस को बताता है कि हम गलत थे, जिनवू को फिर से कोई शक्तियों का एहसास नहीं हुआ है, बल्कि वो तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी हंटर है। और तभी शाम को हम देखते हैं कि जिनवू अपने बिस्तर पर मजे से सोया होता है और जो मिशंस उसे सिस्टम ने दिए होते हैं उन मिशंस को करने का टाइम ओवर हो जाता है, यानी कि सिस्टम अब जिनवू को सजा देगा। और वहां पर बहुत तेज भूकंप आने लगता है और जिनवू की आंख जब खुलती है तो वो अपने आप को एक रेगिस्तान में पड़ा हुआ दिखता है। लेकिन यही नहीं, जब जिनवू अपनी मुंडी पीछे की तरफ घुमाता है तो वो देखता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा सेंटीपीड है और जिनवू के सामने उस नोटिफिकेशन स्क्रीन पैनल पर एक 3 घंटे का टाइमर शुरू हो जाता है। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि जब नर्सेज जिनवू के कमरे में जिनवू को चेक करने के लिए आती हैं तो वो देखती हैं कि जिनवू तो अपने कमरे में है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ जिनवू उस सेंटीपीड से अपनी जान बचाने के लिए उस रेगिस्तान की भरी गर्मी में भागा ही जा रहा था और वो बहुत बड़ा सेंटीपीड उस पर हमले पे हमला किए ही जा रहा था। और जिनवू उस सेंटीपीड से अपनी जान को बचाने के लिए पूरे 3 घंटे के लिए उस रेगिस्तान में दौड़ता है और जैसे ही उसका काउंटडाउन टाइमर खत्म होता है वो फिर से अपने हॉस्पिटल में अपने कमरे में पहुंच जाता है। और अब उसके सामने वही नोटिफिकेशन स्क्रीन पॉपअप होती है और उसमें लिखा होता है कि तुमने अपना सर्वाइवल चैलेंज खत्म कर लिया है और इसके लिए तुम्हें कुछ रिवॉर्ड्स भी मिले हैं। और अब जिनवू को एक बात तो समझ आ गई थी कि अगर वो इन मिशंस को पूरा नहीं करेगा तो शायद सिस्टम उसे इससे भी बड़ी सजा दे। और जैसे ही जिनवू कोई मिशन कंप्लीट करता है तो उसे 3 तरह के रिवॉर्ड्स मिलते हैं जिससे वो थके होने पर अपनी फुल रिकवरी कर सकता है। और सेकंड, उसे एबिलिटी पॉइंट्स भी मिलते हैं जिससे वो अपने स्ट्रेंथ एजिलिटी के पॉइंट्स को बढ़ा सकता है। बेसिकली जैसे जैसे उसके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे वो और ताकतवर होता जाएगा। और आखिरी नंबर पर उसे रोज एक लूट बॉक्स भी मिलता है जिसमें रोज अजीबोगरीब चीजें निकलती हैं। लेकिन तभी हमें जूही को दिखाया जाता है जिससे कि उसके ऑफिसर का फोन आया होता है और वो ऑफिसर जूही को किसी और मिशन में भेजने की सोच रहे होते हैं। लेकिन जूही उस तहखाने में पिछले हफ्ते हुई घटना के बाद अभी भी पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो पाई थी। लेकिन उसका ऑफिसर काफी ज्यादा कोऑपरेटिव होता है और वो जूही से कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकता
हूँ और मैंने सुना है कि तुम्हारे टीम लीडर और उस जिन्वो को होश आ गया है। और ये सुनते ही जूही काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसी वक्त हॉस्पिटल में जिन्वो को देखने के लिए अपने हाथों में उसके लिए एक गुलदस्ता लेकर जाती है। लेकिन तभी जूही खिड़की के बाहर देखती है तो वो देखती है कि जिन्वो हॉस्पिटल के ग्राउंड में ही दौड़ रहा है और जूही उन फूलों को उसके कमरे में रखकर खुद वहां से चली जाती है। और अब जिन्वो को उन मिशन को करते हुए 4 दिन हो गए थे, लेकिन आज उसे एक स्पेशल लूट बॉक्स मिलता है और जिन्वो जब उसे खोलता है तो उसके अंदर से एक तहखाने की की मिलती है और जिन्वो सोचता है कि शायद ये भी उसके किसी मिशन का कोई हिस्सा होगा। और इसके बाद जिन्वो अपनी मॉम से मिलने के लिए उनके हॉस्पिटल में जाता है और उसकी मॉम सो रही होती हैं। दरअसल 4 साल पहले जिन्वो जब अपने स्कूल से वापस लौटता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम जमीन पर नीचे पड़ी हुई है। और जब जिन्वो अपनी मॉम को हॉस्पिटल में चेक करवाता है तो वो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी मॉम अब सोती ही रहेंगी। दरअसल तुम्हारी मॉम को एक रेयर डिजीज हो गया है और इस डिजीज का नाम फिटरनल स्लीपिंग डिजीज है और ये बीमारी तब से सामने आने लगी जब से ये अजीबो गरीब गेट्स दिखाई देने लगे और इसीलिए उनकी मॉम आज भी इस बीमारी से सफर कर रही हैं। और अब अपनी मॉम से मिलने के बाद जिन्वो वहीं पहुंच जाता है जहां पर वो नया गेट निकला है और जिन्वो अपनी की को जैसे ही उस गेट में लगाता है वैसे ही वहां पर एक इनविजिबल वॉल बन जाती है और अब जिन्वो उस इनविजिबल वॉल से होता हुआ उस तहखाने के अंदर चला जाता है। लेकिन जिन्वो की हल्की हल्की फट रही होती है क्योंकि उसने आज तक किसी भी तहखाने में किसी भी दानव के साथ फाइट नहीं की थी और यहाँ पर उसके खत्म होने के चांसेस पूरे थे। लेकिन जिन्वो किसी तरह से हिम्मत को जुटाकर उस तहखाने के अंदर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने कुछ हरे रंग के विचित्र प्राणी आकर उसके सामने टपक पड़ते हैं और उन प्राणियों ने कई बार जिन्वो को पीट रखा है। लेकिन इस बार अपने मिशन को लगातार करने की वजह से जिन्वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था और इसीलिए जिन्वो उन गॉब्लिन्स का डटकर मुकाबला करता है और उन सभी को वहीं खत्म कर देता है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक बहुत खतरनाक भेड़िया निकलता है जिसकी आंखें लाल होती हैं और उसका लोहे का जबड़ा होता है और वो सीधा आकर जिन्वो पर अटैक कर देता है और वो जिन्वो के चाकू को एक ही बार में अपने दांतों से तोड़ देता है। और अब इतने ताकतवर भेड़िए को देखकर जिन्वो के पैर कांपने लगते हैं और अब वो भेड़िया एक के बाद एक करके जिन्वो पर अटैक करने लगता है और जिन्वो उसके एक के बाद एक अटैक को डॉज किया जा रहा था और उस भेड़िए के अटैक्स को डॉज करते करते जिन्वो को अपने अंदर काफी ज्यादा पावर महसूस हो रही थी। और अब जैसे ही वो भेड़िया फिर से अटैक करता है जिन्वो उस भेड़िए के मुंह पर एक जोर से पंच मारता है जिससे वो भेड़िया दूर उड़कर गिरता है। आए मेरे अंदर इतनी पावर कहां से आ गई? लेकिन उस भेड़िए को जिन्वो के उस मुक्के का कोई असर नहीं होता और वो फिर से एक के बाद एक करके जिन्वो पर अटैक्स किए जा रहा था। और अब लड़ते लड़ते जिन्वो सोच रहा होता है कि काश मेरे पास कोई हथियार होता तो मैं इस भेड़िए को एक ही झटके में खत्म कर देता। और ये सोचते ही उसके सामने उसकी इन्वेंट्री खुल जाती है और जिन्वो जैसे ही उस इन्वेंट्री पर अपना हाथ रखता है तो उस इन्वेंट्री के अंदर से एक स्वॉर्ड बाहर निकलती है और अब जिन्वो उस भेड़िए पर अपनी उस स्वॉर्ड से हमला करता है जिससे उस भेड़िए को कोई खास चोट तो नहीं आती। लेकिन तभी वहां पर एक और भेड़िया आ जाता है और अब वो दोनों भेड़िए मिलकर जिन्वो पर हमला कर देते हैं। लेकिन जिन्वो उनमें से एक भेड़िए को अपने तलवार के एक ही वार में काट देता है और ये देखकर दूसरा भेड़िया वहां से भाग जाता है और अब जिन्वो एक जगह रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है। लेकिन तभी उसके सामने वही नोटिफिकेशन स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा लेवल 1 से बढ़कर लेवल 2 हो गया है और साथ ही में उसे कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ और एजिलिटी के पॉइंट्स को बढ़ा लेता है। और जब जिन्वो उन भेड़ियों से एसेंस स्टोन्स लूटने के लिए जाता है तो उसे एसेंस स्टोन्स के बदले उस नोटिफिकेशन स्क्रीन के थ्रू एक अजीब सी चीज मिलती है और साथ ही में उस नोटिफिकेशन स्क्रीन के अंदर एक स्टोर भी पॉपअप होता है जहां से वो चीजें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद और बेच सकता है। जिन्वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है लेकिन तभी उसे अंधेरे में कुछ आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं और जैसे ही वो ठीक से देखता है तो उसके सामने भेड़ियों की पूरी फौज खड़ी होती है। लेकिन जिन्वो ये सोच रहा होता है कि उस तहखाने में जो हुआ उसके मुकाबले में ये भेड़िए तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है और ये सब कुछ सोचकर जिन्वो अपनी तलवार से उन भेड़ियों पर हमला कर देता है और वो एक एक करके सभी भेड़ियों को काटने लगता है जिसकी वजह से उसका एक के बाद एक लेवल अप होने लगता है। और अब थोड़े टाइम के बाद जिन्वो वहां पर सभी भेड़ियों को खत्म कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लड़ाई के दौरान उसकी तलवार पर काफी ज्यादा क्रैक्स आ गए थे और अब जिन्वो सोच रहा होता है कि अभी भी उसे इस गुफा के बॉस को हराना है लेकिन उसका वेपन उसका ज्यादा देर तक साथ नहीं दे पाएगा। और अब जिन्वो सोचता है कि मैं इस टूटी हुई तलवार के साथ तो उस बॉस को नहीं हरा पाऊंगा और अब तो मेरे पास टेलीपोर्टेशन स्टोन भी है तो क्या अब मुझे यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन फिर जिन्वो ये सोचता है कि अगर मैंने इस गुफा के बॉस को नहीं हराया तो क्या पता शायद ये हमारी दुनिया में एंटर कर जाए और वो मॉन्स्टर हमारी दुनिया में आकर तबाही मचा देगा जो मेरे से देखा नहीं जाएगा। और इसीलिए जिन्वो गुफा के और अंदर जाने का डिसाइड करता है। और अब रास्ते में जिन्वो को बहुत अजीबो गरीब क्रिएचर्स मिलते हैं जो कि उस पर हमला कर रहे होते हैं। लेकिन जिन्वो एक के बाद एक उन सभी क्रिएचर्स को धूल चटा रहा था जिससे जिन्वो के लेवल्स अपने आप बढ़ रहे थे। और अब जिन्वो को कुछ सीढ़ियां दिखाई देती हैं और जिन्वो को ये पता चल जाता है कि इन सीढ़ियों के नीचे वहां पर एक मॉन्स्टर बैठा है। पहले तो जिन्वो काफी डर रहा होता है लेकिन फिर जिन्वो उन सीढ़ियों से उतरकर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर पहले एक पुराना स्टेशन हुआ करता था। लेकिन तभी उसके सामने से बहुत तेज पानी बहता हुआ आता है और जैसे ही वो पानी जिन्वो से टकराता है तो जिन्वो उड़कर दूर जाकर गिरता है और वो देखता है कि उसकी तलवार
तलवार अब टूट चुकी है और तभी पानी के अंदर से उसके सामने एक बहुत बड़ा सांप निकलता है जो कि उस तहखाने का बॉस होता है और वो सांप जिनवू पर फिर से हमला करता है। लेकिन अब जिनवू अपनी टूटी हुई तलवार से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस सांप की स्किन इतनी मोटी होती है कि उसकी तलवार से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो सांप उसे एक के बाद एक करके फटके मारने लगता है। और अब जिनवू ये सोच रहा होता है कि मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करी, इतने ज्यादा मिशन किए, लेकिन अभी भी ये काफी नहीं है। और अब जिनवू को ये सब याद आने लगता है कि किस तरह से लोग उसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर कहा करते थे और उसका मजाक बनाया करते थे। और जिनवू ये सोच रहा होता है कि जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत होती है, असली फाइट वही जीतता है। और ये सब सोचकर जिनवू के अंदर बहुत ताकत आ जाती है और अब वो सांप जैसे ही जिनवू पर हमला करता है, जिनवू उसके मुंह पर चढ़कर अपने हाथों से उसकी मोटी चमड़ी को चीर देता है और उसके नाजुक हिस्से पर वार करता है और जिनवू के हमले से उस सांप की गर्दन से खून निकलने लगता है। और अब जिनवू बार बार यही चिल्ला रहा होता है, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। और जिनवू ऐसा ही करता है, वो फाइनली उस सांप को खत्म कर देता है। और अब जिनवू के सामने फिर से वो नोटिफिकेशन स्क्रीन पॉपअप होती है और एज अ रिवॉर्ड जिनवू को एक खंजर मिलता है जो कि इसी सांप के दांतों से बना है और ये खंजर किसी आम खंजर से 20 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही में जिनवू को उस सांप की जहर की पोटली भी मिलती है। और अब वो सिस्टम जिनवू को एक मेट्रो स्टेशन में टेलीपोर्ट कर देता है और जब जिनवू उस मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलकर सिटी में जाता है तो उसे एक पुलिस वाला मिलता है जो कि उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन जब वो पुलिस वाला उसकी तलवार को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये एक हंटर है और वो पुलिस वाला जिनवू को बताता है कि यहाँ पर बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही है। और अब जिनवू उस लड़ाई की जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर पत्थरों से बने हुए एक बड़े से क्रिएचर ने वहाँ के लोगों पर हमला कर दिया था और वो क्रिएचर डी लेवल का होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो हंटर्स फाइट कर रहे होते हैं उन हंटर्स में जूही भी होती है जो कि वहाँ पर हंटर्स को ठीक से हील भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके साथ पिछले हफ्ते जो तहखाने में हुआ था उससे वो अभी तक भी नहीं उबर पाई थी। लेकिन अब उनकी हालत को देखकर जिनवू उनकी हेल्प करने का डिसाइड करता है और वो अपनी टूटी हुई तलवार को घुमाता है और एक जोरदार वार उस दानव की तरफ करता है और उसके एक ही वार में वो दानव वहीं ढेर हो जाता है। और उस दानव को एकदम खत्म होता हुआ देखकर वो सब सोच रहे होते हैं कि ये हमने नहीं करा तो फिर ये किसने करा। और तभी वो सब पीछे घूमकर देखते हैं तो वहाँ पर जिनवू खड़ा होता है। तभी जूही भी जिनवू को देख लेती है लेकिन वो समझ ही नहीं पा रही होती है कि जिनवू इतना स्ट्रॉन्ग कब से बन गया।